वेस्ट बैंक में आज रेजिस्टेंस की कम से कम 112 घटनाएं हुई। इजराइल के छक्के छूट गए और इजरायली सोल्जर्स जो उस समय सर्व कर रहे थे उनमें एक हिस्से ने आगे ड्यूटी करने से मना कर दिया। बड़ी खबर है ये। और देखिए, वेस्ट बैंक में ट्यूबस के तमूम में तो कम से कम जो 12 घंटे लड़ाई चली है उसमें फिलिस्तीनी योद्धा शहीद भी हुए, एक योद्धा शहीद हुआ और कम से कम 6 इजरायली उसमें घायल हुए। लगातार लुका छुपी की लड़ाई, कभी फिलिस्तीनी आगे कभी इजरायली आगे। वो जो इलाका ट्यूबस का तमूम है उसके एकदम सेटलमेंट है, घनी आबादी है, उसके तुरंत बाद एकदम से एक वीराना है और उसमें घनी आबादी और वीराने के बीच में लगातार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हमास की फोर्सेस और बाकी भी फैक्शंस कोऑर्डिनेट करते हुए आगे पीछे कर रहे थे। इजराइल की बड़ी प्लानिंग थी कि तमाम को भी किसी तरह से जेनिन और तुल्करेम की तरह बना दिया जाए और वहां से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया जाए, लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। कहीं भी आप देखिए, जेनिन और तुल्करेम के अलावा नाब्लस के बेत फरूक में आज कम से कम 11 घटनाएं हुई। जो 112 घटनाएं हुई उसमें से 11 नाब्लस अकेले में हुई है, हिब्रॉन में हुई, जेरिको में हुई, कलकलिया में हुई, रमल्ला में हुई, ठीक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के नाक के नीचे, जबकि वो पूरा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ सवाल उठता है कि जो हमास के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो प्रायोजित है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने बकायदा पैसा भेज के कराया और उसको पैसा इजराइल ने दिया, जबकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कह रहा है कि उसके पास जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स, एक्स प्रिजनर्स हैं या जो लोग एक मतलब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक काम है ये कि उसको जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं या जो लड़े हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको वो एक मॉनेटरी डिस्बर्समेंट दिया। उसके पहले कुछ दिन पहले बहुत एक इस पे कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि अमेरिका और इजराइल का प्रेशर था और महमूद अब्बास ने कहा कि नहीं ठीक है, हम उस सबको नहीं देंगे, जो लोग गरीब हैं उनको देंगे। तो पूरा वो क्राइटेरिया ही रिवाइज कर रहा था। और अभी जो पूरी स्थिति है उसने कह दिया है कि इजराइल ने ईद के लिए जो हमको एक स्पेशल हम देते हैं सभी को, यानी जो प्रिजनर्स हैं और जो शहीद हुए हैं फिलिस्तीनी कॉज में, ईद के लिए हमारे पास देने को नहीं है क्योंकि इजराइल ने फंड ट्रांसफर नहीं किए, इजराइल ने फंड रोक दिए, उसके लिए पैसा नहीं है। लेकिन हमास के खिलाफ प्रदर्शन कराने के लिए पैसा है। वो भी कब? जब इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कार्ड्स, जब इजराइल के बड़े कुछ एनालिस्ट सीधे कह रहे हैं कि हमास मतलब गाजा के लोगों को कि हमास के खिलाफ विद्रोह करो, हमास के खिलाफ विद्रोह करो। इतनी ये हास्यास्पद बात है। वहां तुम वेस्ट बैंक में पिट रहे हो, तुम कहीं भी खड़े नहीं हो पा रहे। और एक बात और मैं आपको बता दें कि केवल ईरान और ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी साहब वो खड़े हैं हमास के साथ। ईरान अगर आज हट जाए तो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस कोलैप्स कर जाएगा। ईरान के अलावा कोई नहीं खड़ा और इसका आज प्रूफ मिल गया क्योंकि जब पैसा देके जिस तरीके से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और उसमें कुछ अरब देश भी है शामिल है पैसा भेजने में कि हमास के खिलाफ एक विद्रोह वहां हो जाए, पूरा फेल हो गया। इसी तरह का विद्रोह लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ कराने की कोशिश थी, पूरा फेल हो गया। वहां भी ईरान खड़ा रहा और यहां तो ईरान ने बकायदा एक ऑल्टरनेटिव चैनल निकाला फंडिंग का। उन्होंने भी फंडिंग भेजी और उन्होंने फिलिस्तीनी जो इस तरह के लोग जो विरोध कर रहे थे, जो पैसा देके लाए गए थे, उनको पैसे से ही चुप करा दिया। अब आप ये बताइए, और ईरान की इतनी पहुंच है कि उसने उसके जो इरानियन जासूस है, जो कुछ फिलिस्तीनी, अब आप सोचिए कम से कम 30 से 32 ज्यूज सामने आ चुके हैं। आपको मैं बता चुका हूं 30 से 32 ज्यूज ऐसे हैं जो ईरान के लिए काम करते, पकड़े गए हैं बकायदा। एक ने तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी दिमोना के राज, इजराइल की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी दिमोना, उसके राज ईरान को लीक किए। वो तो चलिए एक अलग एक बात है। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि जो कुछ फिलिस्तीनी गद्दार हैं और जो फिलिस्तीनी अंदर स्पाइंग करते हैं इजराइल के लिए, जिनको कुछ को हमास ने सजा भी दी, उनमें से कुछ निकले जो एक्चुअली इजराइल समझता है उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो ईरान के लिए काम करते हैं। डबल एजेंट्स हैं, डबल एजेंट्स वो निकले और उन्हीं के माध्यम से ईरान ने वहां पर पैसा पहुंचा के इन सारे प्रदर्शनों की हवा निकाल दी। आज महमूद अब्बास सर अपना पकड़े हुए बैठा है। ट्रंप जो है इफ्तार पार्टी की खुशी में उछल रहा था, उसको भी ऐसी लात पड़ी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी कुर्सी पे बैठे या जमीन पे बैठे। और नेतन्याहू तो पागल हो ही चुका है, क्योंकि नेतन्याहू के बारे में देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, नेतन्याहू के बारे में उसके कलीग्स कह रहे हैं, जो इजराइल के लीडर्स कह रहे हैं, ही हैज लॉस्ट हिज बैलेंस।
ही हैज लॉस्ट हिज माइंड। और वो 2-3 ऐसे कथनों से भी जाहिर हुआ। नेतन्याहू कितना डरा हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, उसने अभी बताया। कल उसने 2 स्टेटमेंट दिए। उसने कहा मुझे तो लग रहा था कि इजराइल इज अंडर एक्सटिंक्शन, यानी इजराइल खत्म हो जाएगा। 7 अक्टूबर को उसको यह लग रहा था। बताइए, अब आप सोचिए, मुझे विश्वास नहीं होता है कि तुम्हारे पास फिर भी कुछ नहीं तो 70-80 हजार रेगुलर सेना है, 1.5-2 लाख रिजर्विस्ट हैं। हमास के 3 वेव में 5-5 हजार लड़ाके आए, चलिए 15 हजार लड़ाकों ने हमला किया। तुमने सोच लिया कि इजराइल का वजूद खत्म हो जाए। मतलब अगर हमास चाहता और उसकी तैयारी उस तरह की होती, और आगे हो सकती है, क्योंकि देखिए ये लड़ाई कोई 7 अक्टूबर को ऐसा नहीं था कि 7 अक्टूबर को सब कुछ तय होना था। 7 अक्टूबर में एक बेसिक हमास का मैसेज था, एक स्ट्रेटेजिक ब्लो इजराइल को देना, जो वियतनाम ने 1968 के टेट ऑफेंसिव में दिया था। लेकिन वियतनाम टेट ऑफेंसिव के बाद जो स्ट्रेटेजिक ब्लो था अमेरिका को, उसके बाद वो 1975 में जीता, 7 साल बाद। तो इसलिए अगर 2023 7 अक्टूबर हुआ है तो हमास, चलिए 7 नहीं, मतलब 2 साल हो गए हैं, तो अगले 5 साल नहीं तो कम से कम अगले 3 साल में वो फिर से इस तरह की बहुत छोटी छोटी घटनाएं टेट ऑफेंसिव टाइप करके वो जीत जाएगा। तो ये जो देखिए पूरी स्थिति है कि नेतन्याहू जो ये कह रहा है, इससे इजरायली और परेशान है। जो नेतन्याहू के विरोधी है वो भी परेशान है, क्योंकि हैं तो वो ज़ायनिस्ट। इतना मैंने बताया आपको कि इजराइल के अंदर जंग छिड़ी हुई है, अपनी सेना वो मोबिलाइज नहीं कर पाया। और भी खबरें आई हैं कि इजराइल के जो कुछ डॉक्टर्स हैं, नहीं जो मिलिट्री डॉक्टर्स हैं, जो आर्मी के लिए काम करते हैं, उन्होंने सर्व करना मना कर दिया। ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इजरायली जो नेतन्याहू के विरोधी हैं, इस बात से परेशान है कि नेतन्याहू तो ऐसी बातें कह रहा है कि इजराइल एक्सटिंक्ट हो जाता उस दिन, इजराइल ये हो जाता। अभी कोर्ट में वो गया था तो पागलों की तरह चिल्लाने लगा था कि हम मर जाएंगे, इजरायली मर जाएंगे। मतलब ये ड्रामा भी है, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन ड्रामे में कोई ऐसी बातें करे, ड्रामा करते हुए कोई ऐसी बातें करे कि हम हार गए हैं, हम हार जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और उसकी वाइफ सारा नेतन्याहू, वो एक विटनेस को इंटिमिडेट करने के इल्जाम में उसकी कम से कम हफ्ते में 2 बार क्वेश्चनिंग हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी लगी हुई है इजराइल में, मिलिट्री रूल लगा हुआ है, वो चाहे एक कुछ पास कर दे ऑर्डर और ये सब रुक सकता है। इमरजेंसी के टाइम कोई सोच सकता है कि संजय गांधी को कोई बुलाए इंटरोगेशन के लिए, उसी तरह की स्थिति वहां तो उससे भी ज्यादा मिलिट्री रूल लगा है और तब यह स्थिति है। तो देखिए 2 चीजें हैं, इजराइल के अंदर बहुत ही कमजोर, उसका रूलिंग क्लास हो, सब जायनिस्ट है, आइडियोलॉजी में जायनिस्ट, लेकिन जायनिज्म इतनी वीक आइडियोलॉजी है। देखिए कम्युनिज्म जो है कुछ भी है, सोवियत रशिया 1953 तक सही रास्ते पे चला, जब तक स्टालिन थे, उसके बाद गलत रास्ते पे चला गया, फिर भी वो टिका रहा 1989 में। चाइना आज भी टिका हुआ है बिकॉज उसकी एक आइडियोलॉजी है सॉलिड, लेकिन जायनिज्म तो फेक आइडियोलॉजी है। भारत भी देखिए आज टिका है, उसकी अपनी सनातनी और इस्लाम और मतलब ये सनातन धर्म और इस्लाम में जो 1857 की एकता थी, वो भी देख वही भारत को बचाए हुए, चाहे कोई माने ना माने, चाहे उसके विरोधी कितने आए दोनों तरफ से, लेकिन सफल नहीं हो पाए और आने वाले दिनों में वो चलेंगे। उसके सिलसिले में आपको बता दें 29 मार्च को आज मैं पहला वीडियो रिलीज करने वाला था, वो कल आएगा, जो मंगल पांडे ने आज गोली चलाई थी 1857 की। और जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है, जो 14,500 फॉलोअर्स हैं जिसमें, वो अब हमारा इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हम शुरू से लेके कुतुबुद्दीन ऐबक से या उसके पहले महमूद गजनवी से लेके पूरी सीरीज चलाएंगे इंडियन हिस्ट्री पे। शुरुआत करेंगे 1857 पे, 1857 भी चलेगा और हफ्ते में 1 या 2 दिन हम जो शासक रहे हैं, स्पेशली जो मुस्लिम पीरियड है जिसको लेके हमला बीजेपी हमलावर है, उन सारे मिथकों को क्लियर करते चलेंगे। सच्चाई क्या है, अभी गाजी बाबा के नेज़े मेले पे भी संभल में बैन लग गया। संभल एक ऐसी जगह जिसको एक मुस्लिम फ्री जोन वहां बीजेपी बनाना चाहती, मतलब मुस्लिम फ्री मतलब कल्चरली, कि उसमें कोई मुस्लिम्स का कल्चरल एसर्शन ना रहे, मुस्लिम रहें लेकिन उनकी टोपी, उनकी नमाज कुछ ना दिखे, सड़क पे कुछ ना दिखे, इस तरह की चीज। तो वो भी देखिए, एक अलग से वीडियो है। मेरी प्लानिंग है अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 को हिस्ट्री चैनल बनाना, अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 को पॉलिटिकल चैनल बना रहा है, इंडियन पॉलिटिक्स पे केंद्रित, और ये तो अपना चैनल है ही इंटरनेशनल, और वीवा पैलेस्टाइन इसका नाम है। ये तो फिलिस्तीन के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला भी यही चैनल है।
ये सारी प्लानिंग है। लेकिन अभी देखिए, अभी अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 शुरू करेंगे, फिर अमरीश मिश्रा स्पीक्स 1 शुरू करेंगे। दुश्मन को अलर्ट भी नहीं करना है कि एकदम से अमरीश मिश्रा फिर से हावी हो रहा है। जैसे पिछले साल पूरा हाहाकार मच गया था और मेरा एक्स हैंडल बैन कर दिया, मेरे 3 चैनल बैन कर दिया, आपको पता ही। खैर, तो इस हिसाब से हम चलेंगे। कल हमारा 30 मार्च को, आज जो 29 मार्च को जो मंगल पांडे ने गोली चलाई थी पहली 1857 की, उसके बारे में जो वीडियो है वो कल आएगा। अब आप देखिए तो, और अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 पे आएगा। तो अभी देखिए, जो मैं आपसे बात कह रहा था, ईरान में देखिए क्या है कि ईरान ने 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने इधर की है। एक तो जो अपना उन्होंने लगातार जो एक हमास को जो पब्लिसिटी वहां पर मिलती है, हमास को पब्लिसिटी मैं आपको बता रहा हूं दुनिया में कहीं नहीं मिलती, अरब देशों में भी नहीं मिलती। जो गाजा के प्रति सिंपैथेटिक हैं वो गाजा की बात करते हैं, बेचारे फिलिस्तीनियों की बात करते हैं, लेकिन हमास की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है। अच्छा, इसको लेके देखिए एक बड़ी डिबेट चल रही है इस समय। क्या है ना, पूरे विश्व में एक बड़ी डिबेट चल रही है और बहुत ज्यादा प्रेशर हमास पे है, स्पेशली जब, क्योंकि इसीलिए देखिए इधर हमास की जो बहुत सारी एक जो खबरें हैं, जबकि रेजिस्टेंस रोज हो रहा है, इजराइल फेल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो खबरें नहीं दिखाई पड़ेंगी कि जो पहले आती थी कि हमास ने ये किया, हमास ने ये मारा, इसको मारा। वो खबरें केवल मैं दे रहा हूं आपको। और जो हमास की जो सोशल मीडिया टीम है, जो वीडियोस बनाती थी, ये करती थी, उसके कुछ लोग देखिए मारे भी गए हैं, जिनके बारे में मुझे आज पता चला, शहीद हुए, शहीदों को नमन। लेकिन फिर उनकी नई टीम भी खड़ी हो रही है, इसीलिए वीडियो भी ज्यादा नहीं आ रहे। एक वीडियो आया था जो मैंने साझा किया था आपसे कल, जिसमें हमास ने जो रॉकेट फायर 18 मार्च 2025 के बाद किया, जब इसराइल ने दोबारा इन्वेजन किया, मतलब जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू की। इन्वेजन तो ये नहीं कर पा रहे, इनके दम में दम नहीं। वो भी खबर आपके सामने विस्तार से बताएंगे। तो देखिए, ईरान ही केवल हमास को एक अपना ये कवरेज दे रहा है। उसके बाद देखिए, ईरान से ये भी खबर आ रही है टर्की के बारे में। टर्की में क्या हो रहा है, ये देखिए कहीं छप नहीं रहा है। ये बहुत हल्के हल्के आपको मिलेगा कि आज ये हुआ, वो हुआ, कभी अर्दोगन ने क्रैकडाउन किया, ये को। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात है, प्रदर्शन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और ईरान उनको कवर कर रहा है। ऑब्वियसली ईरान कवर करेगा, क्योंकि भाई वो फेयर है, जो प्रेस टीवी ईरान का है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रो फिलिस्तीनी एलिमेंट, देखिए ऐसा लग रहा, साफ हो रहा है कि उसमें 2 फैक्शन, 2 या 3 फैक्शन होंगे, 2 से ज्यादा है। एक फैक्शन तो वो है जो अमेरिका इजराइल ने तैयार किया है, दूसरा फैक्शन वो है जो प्रो पैलेस्टाइन है, एंटी इजराइल है, इजराइल को वहीं गाली भी दे रहा है और अर्दोगन को कह रहा है कि वो इजराइल का पिट्ठू है। और उसने एक्चुअली जो इजराइल से ट्रेड जो उसने कहा था कि हमने बंद कर दिया, वो बंद नहीं किया है, वो अभी भी जारी है, चुपचाप जारी है, किसी तीसरे देशों के माध्यम से। अब ये जो देखिए, ये खबर भी कौन दे रहा है, ईरान दे रहा है। और ईरान आज भी देखिए जो बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, कम से कम 4 जगह, अंकारा में, बाकी जो टर्किश सिटीज है उनमें भी प्रदर्शन हुए, और उनमें आज भी उसी तरीके से दिखाई पड़ा कि 2 फैक्शन हैं। एक हिस्सा चुप रहता है जब फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाए जाते हैं, लेकिन वो जो फिलिस्तीन के पक्ष में वो बहुत बड़ा हिस्सा है, और कभी भी ये चीज सामने आ सकती है कि इन दोनों में भी कॉन्फ्लिक्ट होगा आने वाले दिनों में। और अर्दोगन भी देखिए कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अर्दोगन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर है कि इजराइल के खिलाफ एक्ट करो, और नहीं किए तो फिर ये वहां भी कुछ भी हो सकता है, तख्ता पलट भी हो सकता है। उसके बाद आप देखिए जो ईरान ने एक और चीज आज पब्लिश की कि 1 अप्रैल 2024 को देखिए, पिछले साल, अभी आज 29 मार्च है, 1 अप्रैल 2 दिन बाद, और मेरे ख्याल से 31 मार्च को ईद है। तो जो 1 अप्रैल 2024 को जो इजराइल ने सबसे पहले दमस्कस पे हमला किया था, 1 अप्रैल 2024 को, और ईरानियन जो वहां पर फोर्सेस थी उन पे हमला किया था। और उसी के बाद ईरान और इजराइल में लगातार चल रहा है, और ट्रू प्रॉमिस 3 होने वाला है। अब उस चीज को देखिए, वो ईरान याद दिला रहा है कि 1 अप्रैल को इजराइल ने युद्ध शुरू किया था ईरान से सीधे। और क्या ये इस तरफ इशारा है कि ट्रू प्रॉमिस 3 1 अप्रैल को होगा? अगर ये होता है तो आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि हमने इस चीज को सबसे पहले कहा था। ये संभावना है 1 अप्रैल या उसके कुछ दिनों बाद जो ट्रू प्रॉमिस 3 है वो होने जा रहा है। ये मुझे अंदर से एक इंट्यूशन है, और मुझे खबरें भी इस तरीके की मिल रही हैं कि ईरान
एक्ट करेगा, क्योंकि वो लगातार देख रहा है कैसे उसे घेरने की कोशिश की जा रही है। ट्रंप ने अपने कुछ मुस्लिम एम्बेसडर्स नियुक्त कर दिए ट्यूनीसिया और कुवैत के लिए। ईरान को लेके उसकी बयानबाजी अभी जारी है। ट्रंप, देखिए, कुछ भी आप कहिए तो वो बेहद क्रूर भी हो सकता है और वो बेहद लचीला भी हो सकता है। वो दोनों तरह, वो इस तरह की फोर्स है। लेकिन हम मान के चलें कि वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से लड़ नहीं पाएगा और अंतोगत्वा वो ईरान पे अटैक करने या उसको समर्थन देने के लिए मजबूर होगा, या इजराइल अगर करेगा तो उसको समर्थन देगा। तो ये जो सारी स्थिति है, इसको देखते हुए ईरान पूरी तरह से अपनी तैयारी लगातार बता रहा है, मिसाइल सिटीज अनवेल कर रहा है, अपनी फोर्सेस लगातार बता रहा है। उसके जो कमांडर्स हैं, आज भी एक कमांडर का स्टेटमेंट आया कि हम वॉर मॉन्गर नहीं है, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पे युद्ध थोपा गया तो फिर ये युद्ध कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ये ईरान के बॉर्डर्स को केवल सेफ रखने में ये युद्ध नहीं रुकेगा। ये युद्ध आगे जाएगा, क्योंकि हर चीज की जनक इजराइल है। यानी अगर ईरान पे अटैक हुआ तो ईरान न केवल अपने को डिफेंड करेगा, बल्कि ईरान इजराइल के वजूद को भी खत्म कर सकता है, इजराइल तक वो बढ़ सकता है। ये देखिए एक बड़ी बात इससे निकल के आती है। अब देखिए, अब यहां पर आपको बताएं हम कि जो हमास पे प्रेशर्स पड़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दें कि हम और सबसे ज्यादा प्रेशर जो लिबरल लॉबी है फिलिस्तीनियों की, उनसे पड़ रहे हैं कि अगर हमास जो है वो अपनी मतलब 7 अक्टूबर नहीं करता तो इतने सिविलियंस नहीं मारे जाते, या अभी अगर हमास इस चीज पे नहीं अड़ा होता कि नहीं परमानेंट सीज फायर करो तो अभी दोबारा नेतन्याहू हमला नहीं करता। कितनी झूठ बात है। तुम एक गुंडे से, एक माफिया से तुम ये उम्मीद करते हो कि हम उसकी शर्तें मान लें तो वो हमला नहीं करेगा। हिटलर के साथ क्या हुआ था? हिटलर के साथ यही हुआ था, उसने ऑस्ट्रिया लिया तो फिर इंग्लैंड में चेम्बरलेन थे उस समय, उन्होंने कहा, वो उसके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इसको करने दो, जिसको कहते हैं कि हिटलर अपीजमेंट। फिर उन्हीं की जगह फिर विंस्टन चर्चिल आए। वो भी, विंस्टन चर्चिल भी हम लोग के लिए बहुत ही खराब आदमी, इंपीरियलिस्ट, सब कुछ। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो जर्मनी के खिलाफ लड़ा, वो चलिए दूसरा संदर्भ है। लेकिन उसमें आपको बता दें, हिटलर ने ऑस्ट्रिया लिया तो इंग्लैंड ने कहा लेने दो, इसको ज्यादा मत छोड़ो। चेकोस्लोवाकिया लिया तो उन्होंने कहा लेने दो, अब यही रुक जाएगा। फिर जब पोलैंड लिया तब ये हुआ कि नहीं, अब इससे अब नहीं हो सकता कुछ, और तब तक वो बहुत आगे बढ़ गया तो उसने फ्रांस भी ले लिया। तो ये जो, अच्छा, उसके बाद देखो आप, ठोस एग्जांपल लेबनान का है आपके पास। लेबनान में यही कहा गया था, जब लेबनान में जब 1975 के बाद जब पीएलओ के एक तरह से हेडक्वार्टर्स लेबनान में बन गए थे, और लेबनान से जो पीएलओ है वो इजराइल को स्ट्राइक करता था। यासर अराफात जिंदा थे उस समय। अब जब वो यासर अराफात जब स्ट्राइक करते थे तो उसके उसी हिसाब से इजराइल ने 1982 में हमला किया लेबनान पे कि यहां पर पीएलओ है, यहां पर फिलिस्तीनी है, यहां पे हमला करते हैं। इजराइल ने हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वही बात हुई। सोचिए अभी, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, 1982 यानी 40 साल हो गए ना, 40 साल से ज्यादा हो गए, 43 साल हो गए, 43 ईयर्स। अब इन 43 ईयर्स में 1982 में वही बातें हो रही थी जो आज हो रही हैं। उस समय भी कहा जा रहा था कि पीएलओ अगर झुक जाए, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएलओ अगर लेबनान से हट जाए तो फिलिस्तीनी वहां पर सेफ रहेंगे, इजराइल हट जाएगा। यह बात याद रखिए। यह कहा गया था कि अगर पीएलओ हट जाए लेबनान से तो फिलिस्तीनी जो लेबनान में है, क्योंकि बड़े बड़े कैंप्स लेबनान में तब थे और अभी भी काफी बड़ा हिस्सा उनका वहां है, तो फिलिस्तीनी सेफ हो जाएंगे। और यासर अराफात की बेवकूफी देखिए कि वो इस पे झुक गए। उन्होंने मान ली ये बात और अपनी फोर्सेस वहां से हटा ली। वेस्टर्न एश्योरेंस में इंटरनेशनल फोर्सेस ने कहा हम प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही पीएलओ हटा है, शातिला मसाकर हुआ है। इजराइल की फोर्सेस ने खुद अटैक नहीं किया, वहां पर जो सुप्रीमेसिस्ट थे, जो क्रिश्चियन फैसिस्ट थे लेबनान में, उनको ऑर्गेनाइज करा के कत्लेआम हुआ है। जैसे गुजरात में हुआ, 3000 से ऊपर फिलिस्तीन में लोग मारे गए थे, फिलिस्तीनी मारे गए थे। पूरे एग्जैक्टली वही मास बलात्कार, मास खून खराबा। ये शब्द, ये शातिला और शती 2 कैंप्स में आप देख लीजिए, आप
गूगल पे जाइए, विकिपीडिया पे जाइए, शातिला मैसाकर आप टाइप करिए, पूरी आपको खबर आ जाएगी। और यही चीज हमास ने सीखी है। अगर हमास हट गया तो फिलिस्तीनियों का मैसाकर होगा, कोई नहीं बचा सकता है उनको। फिलिस्तीनी देखिए 20 लाख है, मजबूत है गाजा में। वेस्ट बैंक में 30 लाख है, 7 लाख वहां पर जूइश सेटलर्स हो गए हैं, लेकिन सब इलीगल है। और 30 लाख लोगों को अभी तक हिम्मत नहीं हो पा रही इजराइल की, इतनी उसने कोशिश की है, घर तक डिमोलिश कर दिए, हजारों लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कुछ वहां पर कर सके, वेस्ट बैंक को एनेक्स कर सके, इसकी हिम्मत नहीं हो रही इजराइल की। अब आप इस चीज को देखिए। और इधर गाजा में हमास की पूरी जो नई फोर्स, उसने जो सीज फायर हुआ, और सीज फायर के जस्ट पहले भी उसने पूरी एक नई फोर्स खड़ी कर दी, सब जानते हैं, और 25,000 से ज़्यादा नए फाइटर्स क्रिएट कर दी। उसकी फोर्सेस ट्रेनिंग में, पूरी एक ज़बरदस्त ट्रेनिंग में इस समय है, टनल्स में है। वो पूरा इंतज़ार कर रही हैं इजराइल कब ग्राउंड इन्वेजन करेगा, तो वो इजराइल को मारना शुरू करेंगे, और इस बार बहुत बुरी मार मारेंगे, आप उससे पिछली बार से दुगना। और इजराइल इसीलिए ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा, और इसलिए भी कि उसके अंदर के जो सिपाही हैं वो लड़ने से मना कर रहे हैं। वो बात रोज आ रही है, आज भी आई, मैंने बताया कि जो डॉक्टर्स हैं आर्मी के, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। जब मेडिकल स्टाफ ही नहीं रहेगा आईडीएफ के साथ, तो जाके वो लड़ेगा कैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। तो अब आप देखिए, हमास की बिल्कुल पॉलिसी सही है, उसको ईरान इसीलिए सपोर्ट भी कर रहा है। ईरान ने भी कहा ऐसी कोई भी बात, कोई भी उदारवादी लिबरल बात कि वहां से रेजिस्टेंस हट जाए तो फिलिस्तीनियों को न्याय मिल जाएगा। कितनी झूठी, कितनी बदतमीज, मतलब साले इतना, आप बताओ कि इतने क्रू टाइप के ब्रूटल फोर्सेस वहां पर लगी हुई हैं। उनका पूरा मकसद है कि फिलिस्तीनियों का वो उनका बस चले तो वो रेस ही खत्म कर दें, यानी 6 से 60 से 70 लाख 80 लाख वो अरब फिलिस्तीनियों को मार दें जान से, उनका अगर बस चले। लेकिन वो रेजिस्टेंस की वजह से नहीं मार रहे, तुम्हारी वजह। और इंटरनेशनल फोर्सेस से मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं कि हम इजराइल की फिलिस्तीनियों की मदद करते हैं, उनके साथ सिंपैथी में खड़े, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे कहने से अगर तुम हो, चलो ठीक है, तुम गाजा के बच्चों की फ्लाइट के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन देखिए इसी में एक आदमी है जैक्सन हिंकल, मैं उसको एक्सपोज करता हूं, जिसके ट्विटर पे और एक्स में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। वो यमन पहुंच गया है। यमन में उसने अभी इसी फ्राइडे उसने रैली को एड्रेस किया। अब यमन में, ठीक है, तुम यमन में पहुंच, यमन के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2500 लोग आते हैं, कितने मोसाद ऐसे लोग आके यमन की उसमें भाषण दे चुके हैं जो बाद में मोसाद एजेंट्स निकले। यमनियों को फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे जो हो आओ जाओ। तुम अगर कोशिश करो कि वहां आके फायदा उठाओगे यमनी जनता का, तो वो तुम मुगालता छोड़ दो, क्योंकि वो तुमसे नहीं हो पाएगा। इतनी मार मारी जाएगी कि वहां खत्म हो जाओगे। तो जैक्सन हिंकल जैसे लोग, ये लोग वहां पर गए, भाषण दिया, लेकिन असलियत उनकी क्या है? असलियत उनकी यही है कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये पूरा उनकी टाइमलाइन से दिखता है, उनकी हर चीज से दिखता है। हमास के से उन्होंने कई बार संपर्क साधने की कोशिश की। एक बार वो पहुंच गए थे अभी जो ये लेबनान, और लेबनान जब वो पहुंचे हैं, उसी के बाद इजराइल की बमबारी शुरू हुई है। अब आप सोचिए, ये ऐसे ऐसे एजेंट्स हैं। और उसमें देखिए हिजबुल्लाह की भी जो कुछ गलतियां थी, वो भी आपको हम उजागर करेंगे। हम देखिए कल मंगल पांडे का जो वीडियो है वो एक लाएंगे, फिर जो अपना डेली राउंड अप है परसों, यानी 31 मार्च को, हम जो लोगों ने पूछा हमसे कि हिजबुल्लाह खामोश क्यों है, तो एक तो पॉलिटिकल रीजन है। आज देखिए नईम कासिम साहब का भाषण भी होने वाला है, आज 8:30 लेबनान टाइम, तो मतलब हमारे यहाँ करीब 12 बजे रात को। तो वो जो उनका भाषण भी है, तो वो तो चलिए हम एनालाइज करेंगे। हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा सेटबैक झेला, फिर उससे निकला कैसे, लेकिन क्यों सेटबैक हुआ, उसके पीछे भी एक कुछ कारण है। तो इजराइल ने कैसे पेनिट्रेट किया था हिजबुल्लाह को, उसके बाद हिजबुल्लाह कैसे रिकवर कर रहा है, वो एक कहानी है जो मैं 31 मार्च के अपने दिन वाले वीडियो में आपके सामने लाऊंगा इसी चैनल। तो ये देखिए, ये जो पूरा देखिए एक माहौल है, इसमें आप बताइए कि जो हमास कर रहा है और हमास जिस लाइन पे चल रहा है वो सही है। और उसमें देखिए, अगर कोई भी समर्थन करता है उसका स्वागत है, लेकिन समर्थन के नाम पे अगर वो सुशिक्षा देने लगे तो वो संदिग्ध है, वो बहुत ही संदिग्ध है, और किसी भी तरीके से वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात देखिए
कि जो ईरान की जो भूमिका है, देखिए म्यांमार में अर्थक्वेक हुआ है, सबसे ज़्यादा मदद ईरान से जा रही है, सबसे ज़्यादा मदद ईरान से जा रही है, और इस चीज़ को लोग नोट कर रहे हैं। अमेरिका, ट्रंप ने कहा मैं मदद करूंगा, लेकिन वो मदद भेज नहीं पाया। ईरान ने भेज भी दी और बड़ी संख्या में भेजी। भारत ने भी, भारत तो ये पड़ोसी देश है। आज बात हुई है यहाँ के प्रधानमंत्री की वहाँ के हेड ऑफ स्टेट से या किसी मिलिट्री लीडर से बात हुई, तो वहाँ पर जो है अब जाके वहाँ भारत थोड़ा सा सक्रिय होगा। लेकिन ईरान ने देखिए पहल कर दी, रशिया ने पहल कर दी, चाइना ने पहल कर दी। ये जो पूरा जो नया गोल बन रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने पहल कर दी। ये जो सारी चीज़ें देखिए ये दुनिया देख रही है, और इस चीज़ का एक व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि जब जो ईरान के साथ है उसको हमास के साथ होना, ये फिलिस्तीन के केवल साथ नहीं या गाजा की जनता के साथ नहीं, हमास के साथ। अगर आप हमास के साथ नहीं है तो आप फिलिस्तीन और गाजा की जनता के साथ नहीं है। A people without political representation, they are nothing. They count for nothing. उनको कोई कुछ मानते ही नहीं अगर उनकी कोई राजनीतिक ताकत ना हो, शक्ति ना हो। शक्ति को ही लोग, उसके आगे ही दुश्मन जो है कांपता है। और हमास ने ये प्रूफ करके दिखा दिया है कि हमास ने दुश्मनों को अभी तक कांप रहे हैं। नेतन्याहू को जो साइकोलॉजिकल ब्लो लगा है, उसकी मौत का कारण वही होगा, आप देख लीजिएगा। और ये ईरान की भी भविष्यवाणी है कि नेतन्याहू की राजनीतिक मौत कह लीजिए या जो भी, उसका भी कारण हमास होगा। अब ये जो देखिए पूरी बातें हैं, इसमें देखिए इजराइल ने, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये अनाउंस किया है कि 52,000 दुनम्स वो वेस्ट बैंक में एनेक्स करेगा, और वो करीब 898 फिर से वो 900 चेक पॉइंट्स उसने बना दिए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहा है वहाँ घुसने की, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। सीरिया की ये हालत है कि सीरिया में आज फिर प्रदर्शन हुए हैं, दमस्कस में और दारा में भी। और दमस्कस और दारा दोनों ऐसी जगह हैं, ऐसी सेंसिटिव जगह हैं जहाँ पर इजराइल एक बार घुस के पीछे हट चुका है। एक और चीज़ सामने आई है कि जो कुछ फोर्सेज जो अफगानिस्तान में, जो फतुमिन जो फोर्सेज हैं और जो आई थी लड़ने जब असद की रिजिम खतरे में थी, फिर खैर वो वापस हो गई क्योंकि उसका खेल ही दूसरा था। उसमें देखिए वो इराक में ही रुक गई, और अभी वो ये हो रहा है कि जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की फोर्सेस सीरिया में हैं, जो सीरियन रेजिस्टेंस का एक पूरा सिरा संभाले हुए हैं दारा में, यानी साउथ सीरिया में, और कोस्टल सीरिया में तो जो असद की जो पुरानी आर्मी है उसके लोग हैं। तो ये जो अफगानी जो फतुमन फाइटर्स हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, ये लोग भी इन्फिल्ट्रेट कर गए सीरिया के अंदर, और इनका जो लिंकअप वो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद से हो चुका है। और ये देखिए एक बड़ी चीज़ है जो जिसका जो एक टर्मोइल है, ये एक नए तरह का। और सीरिया में आप देखिए अचानक जो इतनी सारी फोर्सेस सामने आ गई हैं, उसमें उसने सबको अचंभे में डाल दिया। इजिप्ट में देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, इस फ्राइडे को यानी जो कल जो अल अज़हर मॉस्क में जो प्रदर्शन हुआ वो बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। और उसमें देखिए इजिप्ट में, मैं पहले भी कह रहा था कि बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक जो अपराइजिंग हो चुकी है। अभी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2011 से लेके, और पूरा जो मोरसी एपिसोड हुआ, फिर क्या हुआ उसमें, वो सब आप लोग जानते हैं, उस पर अलग से एक एपिसोड भी बन सकता है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो प्रदर्शन हुए हैं इस फ्राइडे यानी कल, वो अलग तरह के हैं उसमें। और बहराइन में तो एक क्राइसिस हो गई है। बहराइन में एक बार अपराइजिंग हुई थी 2011-2012 में, और फिर से बहराइन में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पर इजरायलीज ने एक वार्निंग दी है बहरानी रूलर, जो प्रो इजरायली प्रो अमेरिकन है। उन्होंने कहा है कि तुम अपने खास जो तुम्हारे लोग हैं आस पास का, वहाँ सुन्नी हुकूमत है और शिया जनता है, तो यानी जो सुन्नी है, जो सुन्नी बहराइन में उसके खास मतलब आस पास है वहाँ के रूलर के, उनसे सचेत रहो। ये इजराइल ने बहराइन को वार्निंग दी। अब आप बताइए, तो ये कितने मतलब अंदर तक चीज़ें घुसी हुई हैं। और उसमें भी इजराइल ने ईरान को ब्लेम किया। ईरान जो है वो जूस को भी, उसके लिए जूस भी काम करते हैं,
उसके लिए सुन्नी भी काम करते हैं, उसके लिए हर तरह के लोग काम करते हैं, उसके लेफ्टिस्ट भी काम कर। भाई आप देखिए, ये होती है पावर विचारधारा, जो विचारधारा इजराइल के पास नहीं है, इसीलिए इजराइल टूट रहा है, इसीलिए इतना विघटन है, क्योंकि फॉल्स आइडियोलॉजी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज़ायनिज्म इज अ फॉल्स आइडियोलॉजी एंड रेवोल्यूशनरी इस्लाम इज अ रियल आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म इज अ रियल आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरी सनातनिज्म इज अ रियल आइडियोलॉजी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये देखिए बड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हमको 1857 में भी मिलते हैं, और जो हम आपको कल से अपने हिस्ट्री जो चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2 है उसमें बताना भी शुरू कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।